नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एम दत्तात्रेय और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पवित्र एजुकेशन पॉइंट। आपको पता होगा दोस्तों, हम यहाँ पर आपके लिए एसटीसी की निःशुल्क कक्षाएं चला रहे हैं, जिसमें मैं आपके सामने हिंदी भाषा को लेकर प्रस्तुत हूँ। पिछली वीडियो में दोस्तों मैंने आपके लिए हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास को समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उस वीडियो को देखें। और अब आज हम चालू करेंगे दोस्तों हिंदी वर्णमाला। तो चलो दोस्तों चालू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब होता है दोस्तों, ये दो शब्दों से बना, वर्ण धन माला। माला का मतलब होता है कतार, किसी चीज की कतार, किसी वस्तु की कतार। तो ये किसकी कतार है, किसकी माला है? ये है वर्णों की माला। किसकी माला? वर्णों की माला। अब वर्ण क्या होते हैं वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देखें। फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा रिपीट कराता हूँ दोस्तों। वर्ण होता है भाषा की वह इकाई, भाषा की वह इकाई जिसके और टुकड़े संभव ना हो। जिसके और टुकड़े संभव ना हो। दोस्तों वो हो गया वर्ण। क्या हो गया? वर्ण। और जो वर्णों का जो समूह है, वर्णों की जो माला है, वो क्या हो गई दोस्तों? वर्णमाला। अब वर्णमाला में, अब हम हिंदी वर्णमाला की बात करें तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं 44। कितने होते हैं दोस्तों? 44। जब वर्णों का विभाजन किया था दोस्तों मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि वर्ण दो भागों में बटे हुए हैं। एक है स्वर और एक है व्यंजन। एक है स्वर और एक है व्यंजन। तो जो स्वर होते हैं वो होते हैं 11। कितने? 11। और जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं 33। कितने? 33। तो आपके जो कुल वर्ण हो जाते हैं दोस्तों वो हो जाते हैं 44। कितने? 44। जी हाँ, हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। अब देखिए दोस्तों वो कैसे कैसे विभाजित है, कैसे कैसे स्वरों में उनको बांटा गया है, कैसे व्यंजनों में उनको बांटा गया है, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्वर को देखते हैं कि स्वर क्या होता है और कितने स्वर हैं और कैसे उनको बांटा गया है। तो देखिए स्वर, स्वर होते हैं वे जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में किया जाता हो, वो स्वर होते हैं। क्या होते हैं? वो स्वर होते हैं। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में जैसा मैंने आपको बताया कि कितने स्वर हैं? 11। और जो 11 स्वर हैं वो दो भागों में बांटे गए हैं। एक होते हैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, या इन्हीं को बोला जाता है मूल स्वर, और इन्हीं को बोला जाता है अखंडित स्वर। अखंडित स्वर, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर या अखंडित स्वर। अखंडित का मतलब दोस्तों शब्द से ही पता चल रहा है, जिसके और खंडन संभव ना हो, जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वो अखंडित स्वर होता है। देखो अखंडित स्वर, मूल स्वर है आपके 4। वो है अ, ई, उ तथा री। और ये हो गई संख्या में 4। कितने हो गए? 4। उसके बाद देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, और इनको बोला जाता है खंडित स्वर, क्योंकि इनका खंडन संभव है। जैसे मैं कहूं आ,
ई, उ, ए, आई, ओ तथा औ। ये संख्या में हो गए दोस्तों 7। कितने हो गए? 7। तो अपने स्वर हो गए कुल 11। कितने हो गए? 11। मैंने आपको कितने बताए थे? 11। तो अपने स्वर हो गए 11। दो भागों में बांट दिए, रस और दीर्घ। रस होते 4 और दीर्घ होते 7। अब मैंने बोला है खंडित। आप सोच रहे होंगे कि ये खंडित कैसे? तो देखिए, जैसे हम लेते हैं आ को, तो आ का खंडन करेंगे तो कैसे होगा? ए धन है। ये हो गया आ का खंडन। जैसे मैं कहूं ए, तो इसका खंडन होता है दोस्तों, ए का खंडन होता है ए या आप, उसके बाद ई या बड़ी। एक है आई, आई का होगा दोस्तों ए या आ, और उसके बाद ए या आई। एक है दोस्तों ओ का होगा ए या आ और उ या बड़ा उ। और औ होता है दोस्तों ए या आ और उसके बाद ओ या औ। ये होगा इनका खंडन। तो मैंने जैसा बताया कि दीर्घ स्वर होते हैं वो खंडित स्वर भी होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इनके टुकड़े कर दिए, इनका खंडन कर दिया है। तो देखिए, अब जो ये होते हैं ए और ओ, ये होते हैं दोस्तों गुण स्वर। क्या होते हैं? गुण स्वर। आगे जब हम आपको गुण संधि पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि ए या आ के बाद ई या ई आए तो उसके बाद उसका क्या हो जाता है? ए। और ओ या आ के बाद, ए या आ के बाद अगर उ या उ आए तो क्या हो जाता है दोस्तों? ओ। अब देखिए, आई और औ, ये दोनों है दोस्तों वृद्धि स्वर। क्या है? वृद्धि स्वर। आगे जब हम वृद्धि संधि पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि ए या आ के बाद ये या आई आए तो वो आई हो जाता है, और ए या आ के बाद ओ या औ आए तो वो क्या हो जाता है दोस्तों? औ। अब देखिए व्यंजन, ये यहाँ पर मैंने पूरा स्वर क्लियर कर दिया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये संख्या में कितने हो गए दोस्तों स्वर? 11। अब बात करते हैं व्यंजनों की। व्यंजनों की बात करते हैं तो व्यंजन होते हैं संख्या में 33। कितने? 33। और जो व्यंजन की परिभाषा बन जाती है वो बन जाती है दोस्तों कि जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं या जिनका स्वयं का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है वो क्या होते हैं दोस्तों? व्यंजन। अब देखिए, व्यंजन की परिभाषा जैसा कि मैंने आपको बताई कि वे जिनका स्वयं का स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता है, वो क्या होते हैं दोस्तों? व्यंजन। क्या होते हैं? व्यंजन। जैसे कि मैं कहूं का, तो का जो बना है वो बना है क धन आ। इसमें का क्या है दोस्तों? हलन। जैसे कि मैं कहूं पा, तो ये बना है पा धन आ। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप समझे होंगे इस बात को। इसके बाद दोस्तों देखते हैं व्यंजनों का विभाजन, कि व्यंजनों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। ये 33 जो व्यंजन है हमारे, वो हमारे सामने कैसे कैसे बांटे गए हैं, वो कैसे कैसे हमारे सामने बताए गए। तो देखो, एक होते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं वर्गों में विभाजन। किनमें? वर्गों में विभाजन। और जो हमारे हिंदी वर्णमाला है उसमें कितने वर्ग हैं? 5। कितने वर्ग हैं? 5। का वर्ग,
उसके बाद चा वर्ग, उसके बाद टा वर्ग, उसके बाद ता वर्ग और उसके बाद पा वर्ग। तो कुल कितने वर्ग हो गए? 5। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 5। तो कुल कितने हो गए? 25। तो स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। मतलब का से और मा तक के जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन होते हैं संख्या में 25। उसके बाद देखिए अगले आते हैं अंतःस्थ। क्या आते हैं? अंतःस्थ। अंतःस्थ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये अंतःस्थ का क्या मतलब है? अंतःस्थ का मतलब होता है कि ये वर्णमाला में बीच में स्थित है, वर्णमाला के बीच में स्थित है, स्वर और व्यंजनों के बीच में स्थित है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? अंतःस्थ। देखिए ये कैसे हैं? ये है या, रा, ला और बा। या, रा, ला, बा, ना कि या, बा, रा, ला। या, बा, रा, ला जो क्रम होता है दोस्तों वो होता है संस्कृत में। हमारे हिंदी में क्रम होता है या, रा, ला, बा। ठीक है। और ये होते हैं संख्या में 4। कितने? 4। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। और जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वो होते हैं संख्या में, वो भी 4 होते हैं, और वो होते हैं सा, सा, हा। ऊष्म में व्याख्या करने की खास आवश्यकता मैं समझता नहीं, क्योंकि ऊष्म का मतलब ही यह है कि जिनको बोलने में ऊष्मा यानी कि शक्ति लगे, हमारी ज्यादा शक्ति खर्च हो, वो होते हैं ऊष्म व्यंजन। और ये भी संख्या में कितने होते हैं? 4। तो आप इनको जोड़िए 25, 4 29 और 4 33। तो देखिए 11 स्वर हो गए, 11 स्वर हो गए हमारे, और 33 व्यंजन हो गए। तो कुल कितने हो गए दोस्तों? 44। मैंने आपको कितने वर्ड बताए? 44। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने सभी का विभाजन करके आपको बता दिया है। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं हमारे संयुक्त वर्ड। क्या आते हैं? संयुक्त वर्ड। अभी मैंने आपको 44 बताए वर्ण, इनको मैं अभी आपके लिए वामन कर कर बताऊंगा। हालांकि जो मान्य है वो 44 ही हैं, पर कई विद्वान इनको वामन भी मानते हैं, तो मैं इनको आपको वामन करके बताऊंगा कि वो वामन वर्ण कैसे हैं। देखो दोस्तों, एक आते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त। संयुक्त मतलब जो किसी से मिलकर बना हो, जो किसी से जुड़कर बना हो, वो क्या होता है? संयुक्त। अब संयुक्त वर्ण होते हैं संख्या में 8। कितने होते हैं? 8। संयुक्त वर्ण संख्या में होते हैं 8, जो कि है ए, ओ, आई, औ, छ, त्र, ज्ञ और स्त्र। ये हो गए संयुक्त वर्ण। संख्या में कितने हो गए? 8। इनका विभाजन मैंने अभी आपको बताया, वीडियो को बैक कीजिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा, मैंने सभी का विभाजन आपके लिए बता दिया। अब बात करते हैं छात्र, ग्रह और स्त्र की। छात्र, ग्रह और स्त्र। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, ये कहलाते हैं संयुक्त स्वर वर्ण। संयुक्त स्वर वर्ण, और ये संख्या में कितने हैं? 4। संख्या में 4। जबकि जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है, संयुक्त व्यंजन वर्ण है, वो भी संख्या में कितने हैं? 4। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि संयुक्त वर्ण कितने हैं, तो आप बताएंगे 8। और अगर आपसे कोई पूछता है कि संयुक्त स्वर वर्ण कितने हैं, तो आप बताओगे 4। और वो कौन कौन से हैं? ए, ओ, आई और औ। इनका विभाजन आप वीडियो को बैक कर कर देख सकते हो, मैंने अभी आपके लिए विभाजन बताया है। जब मैंने दीर्घ स्वर बताए तो उसमें आपको विभाजन कर दिया है। उसके बाद आते हैं छात्र, ज्ञ और स्त्र। तो ये है संयुक्त व्यंजन वर्ण, और संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने हैं? संख्या में 4। अब हम छात्र, ज्ञ और स्त्र का देखते हैं विभाजन कैसे होगा। ये बनता है का और मूर्धन्य सा से, मूर्धन्य सा से।
उच्चारण स्थान बताएंगे जब हम आपको बताएंगे कि मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं, तालव्य कौन से हैं, कंठ्य कौन से हैं, दंत्य कौन से, तो ये क्या होता है मूर्धन्य सा। उसके बाद त्रय, त्रय होता है दोस्तों ता और रा से, उसमें ता हलंत है और रा। उसके बाद ज्ञा, ये होता है दोस्तों जा और यम। ये जो चार चम्मच का जो वो होता है पांचवा वर्ड होता है उससे मिलकर बना है ज्ञ, जा और या। उसके बाद आता है श्रय, ये होता है सा और रा। जो तालव्य सा है और जो रा का मेल है उससे मिलकर बना है श्रय। तो ये कितने हो गए, इनको तो हमने गिन लिया। वर्णमाला में मैंने जब हमने 44 बैठाए तो उसमें स्वर 11 बताए और इन संयुक्त स्वर उसमें सॉरी जो मैंने दीर्घ स्वर बताए 7, उनमें ये 4 थे, तो इनको तो पुनः गिनने की आवश्यकता नहीं है। अब ये हमारे सामने 4 अलग से आ जाते हैं, तो 44 तो पहले थे और 4 और हो गए। अब कितने हो गए दोस्तों ये 48। आपने सुने होंगे अंग और आह, अंग और आह, इनको बोला जाता है दोस्तों अयोग वाह। क्या बोला जाता है, अयोग वाह। शब्द की व्याख्या करना चाहूंगा, अयोग वाह मतलब ये अपना वाहन करने में अपने आप को एक ओर से एक स्थान, अगर वाहन का हम शब्द देखें तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वयं गति करने में संभव नहीं है। अब गति यहाँ पर वर्ण तो गति करेंगे नहीं, तो गति से मतलब क्या है कि इनका स्वयं का अपना कोई उच्चारण उनका स्वयं का कोई ऐसा मतलब वो नहीं है, प्रयोग नहीं है कि ये पर्टिकुलर ये ही यूज में लिप जाए। ये क्या है शब्द के साथ में जुड़ेंगे। जैसे कि मैं कहूं चंदन तो ये इसके ऊपर आ गया। जैसे मैं कहूं राम है, जैसे राम है, तो ये ऐसा तो नहीं है कि केवल विसर्ग के लिए ही शब्द आए अलग से। ये तो क्या है इसके लिए केवल इसका साथ दे रहा है, इसके साथ जुड़ा है, ठीक है। तो ये अयोग वाहन, ये अपना वाहन करने में खुद समर्थ नहीं है। तो ये कितने हो गए संख्या में 2, कितने हो गए 2। 44 वर्ण हो गए अपने, 4 संयुक्त वर्ण हो गए। उसके बाद हमारे 2 हो जाते हैं अयोग वाह। और मैंने बताया था आपको कि संख्या कितनी मान ली गई है 52। तो अब 2 जो रह जाते हैं हमारे वो रह जाते हैं उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण, और जो उत्क्षिप्त वर्ण है वो है डा और ढा, डा और ढा। उत्क्षिप्त वर्ण माने गए डा और ढा। तो इनको और जोड़िए आप, ये 50 हो जाएंगे, 50 में 2 और जोड़ लीजिए तो कितने हो गए 52। मैंने आपको यहाँ पर कितने बताए हैं 52। तो कुल वर्ण कितने हो गए 52। पर जो आपको मान्य है वर्णमाला जो मानी गई है राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल ने जितने वर्ण माने हैं वो हैं 44। कितने माने हैं दोस्तों 44। अब देखो दोस्तों वर्णों का विभाजन करते हैं। वर्णों का विभाजन ये तो मैंने किया स्वर और व्यंजन के आधार पर। अब कुछ होते हैं घोषाघोष, एक होते हैं अल्पप्राण महाप्राण, और एक आते हैं दोस्तों उच्चारण स्थान। तो उनको देखते हैं वो कैसे। तो वर्णों का विभाजन हम करते हैं, वर्गों का वर्गीकरण करते हैं। देखो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होंगी। मैंने आपको 44 वर्ण भी बताए और उसके बाद मैंने 52 वर्ण भी आपको एक एक समझाया। उसके बाद देखते हैं वर्णों का वर्गीकरण, विभाजन जो किया गया है वो देखिए। एक होते हैं अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। एक होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। प्राण पहले आप सोचे होंगे प्राण क्या है। अल्प और महा का तो मतलब जानते हैं, अल्प माने कम, महा माने ज्यादा। प्राण का मतलब है यहाँ पर वायु। क्या माना गया है वायु। प्राण से मतलब माना गया है वायु। तो मतलब जिनको बोलने में अपनी वायु कम उपयोग में ली जाती हो, अपने श्वास का कम प्रयोग होता हो, वो तो हो गए अल्प प्राण। और जिनको बोलने में हमारी वायु अधिक खर्च होती हो वो हो गए महाप्राण। अब तो आप देखिए अल्प प्राण में कौन से आएंगे और महाप्राण में कौन से आएंगे। तो पहले बात करते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण में आते हैं दोस्तों वर्ग का पहला, तीसरा,
और पांचवा वर्ण। मैंने आपको वर्ग बता दी, वर्ग है 5, वर्ग होते हैं 5। उसमें वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वो होगा अल्पप्राण। जैसे मैं लिखूं क, ख, ग, घ और ण, तो इसमें ये और ये तीनों क्या होंगे? अल्पप्राण। चा चम्मच में वो चा वाली जो चा वर्ग वाली जो लाइन है उसमें भी ऐसे ही होगा, चा वर्ग वाली में, ता वर्ग वाली में और पा वर्ग, यानी कि वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग। उसके बाद अंतस्थ, अंतस्थ होते हैं या, रा, ला और बा, ये सभी क्या है? अंतस्थ। और आते हैं सभी स्वर वर्ग। क्या आते हैं? सभी स्वर वर्ग। तो अब आप इनको गिनिए। ये है, कुल हो जाएंगे आपके, प्रत्येक वर्ग के 3 है और वर्ग है 5, तो हो गए आपके 15। ये हो गए संख्या में 4 और ये हो गए 11। अब इनको जोड़ी, 15, 4, 11 कितने हो गए? 15 और 4 19, 19 और 11 कितना हो गए? 30। कितने हो गए? 30। तो अल्पप्राण संख्या में कितने हो गए दोस्तों? 30। उसके बाद आते हैं महाप्राण। क्या आते हैं? महाप्राण। महाप्राण आप समझ गए होंगे, जिनके उच्चारण में अधिक वायु का उपयोग किया जाता हो, अधिक वायु प्रयोग में ली जाती हो, वो हो गए महाप्राण। और ये होते हैं वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म सा, सा, सा और हा, ये हो गए ऊष्म वर्ण। अब आप इनको गिनिए। ये हो जाएंगे आपके 2 गुणा 5 10, और ये तो 4 है ही, तो जोड़ लीजिए 10 और 4 14, 30 ये हैं पहले अल्पप्राण, 14 महाप्राण, कुल कितने हो गए? 44। निवर्णमाला में कितने मैंने आपको वर्ण बताए? 44। उसके बाद देखिए, हम आपको अब बताएंगे कि घोष और अघोष क्या होता है। घोष और अघोष, जो ये विभाजन किया गया है, ये तो किया गया है प्राण वायु के आधार पर। किसके आधार पर? प्राण वायु के आधार, प्राण के आधार। और जो घोष अघोष विभाजन किया गया है वो किया गया घोष के आधार पर। घोष का मतलब होता है कंपन। अब देखिए घोष के आधार पर जो विभाजन किया गया है वो कैसे है। घोष के आधार पर जो विभाजन किया गया है, घोष के आधार पर किया गया दोस्तों, एक तो होते हैं अघोष और एक होते हैं सघोष। अघोष और सघोष, और सघोष को ही बोला जाता है घोष। क्या बोला जाता है? घोष। अघोष और सघोष मतलब जिन वर्णों को बोलने में कंपन कम होता है या नहीं होता है वो होते हैं अघोष, और जिनको बोलने में कंपन होता है वो होते हैं सघोष। अब देखते हैं अघोष कितने हैं और सघोष कितने हैं। अघोष होते हैं आपके वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, उसके बाद सा, सा और सा। देखिए कितने हो गए? 2 वर्ण हैं और 5 वर्ग हैं, तो 10 हो गए, और ये हो गए 3, तो कुल कितने हो गए? 10 और 3 13। कितने हो गए दोस्तों? 13। तो अल्पप्राण कितने हो गए? 13। उसके बाद देखिए सघोष, सघोष या घोष, सघोष या घोष, और ये होते हैं वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण। वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस सभी अंतस्थ, सभी अंतस्थ जो कि है या, रा, ला, बा। और दोस्तों उसमें से क्या शेष रह गया?
हा, क्या शेष रह गया? हा। तो हा भी किस में आएगा? सघोष में। और सभी स्वर वर्ण। तो आप इनको गिनिए, ये 3 है, 5 बार गए, 15 हो गए। ये सभी अंतस्थ है और एक हा है, तो कितने हो गए? 5 हो गए। और ये सभी 11, इनको गिन लीजिए। 15, 5, 11 कितने हो गए? 31। देख लीजिए, 31 वो 13 आपके हो गए अघोष और 31 हो गए घोष, तो कुल हो गए 44। कितने हो गए? 44 साल। अब ये घोष के आधार पर हो गए हमारे वर्गों का विभाजन, अघोष और सघोष, और प्राण के आधार पर हो गया अल्प प्राण और महाप्राण। अब आते हैं उच्चारण स्थान। क्या आते हैं? उच्चारण स्थान। तो देखिए, उच्चारण स्थान शब्द को समझिए पहले आप कि उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है, उच्चारण स्थान है क्या। तो उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें तो उच्चारण स्थान का मतलब होता है कि जिस स्थान से, शरीर के जिस अंग से, जिस स्थान से कोई वर्ण बोला जाता है वो उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। जैसे कि मैं कहूं अकुहु विसर्ज्य नाम कंठ है, एक सूत्र होता है दोस्तों, अकुहु विसर्ज्य नाम कंठ है, मतलब आ और आ पूरा का वर्ग, हा और विसर्ग, विसर्गों का हालांकि प्रयोग हिंदी में कम है फिर भी विसर्ग, तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है दोस्तों वो होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। एक होता है इचुएसा नाम तालु। क्या होता है? इचुएसा नाम तालु। इचुएसा नाम तालु। पहले देखिए उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान मैंने आपको बता दिया, जिस स्थान से वो वर्ण बोला जाता है वही उस वर्ण का क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। जैसे मैंने आपको बता दिया है कि अकु विसर्ज्य नाम कंठ है, तो कंठ से बोले जाने वाले कौन से हो गए? आ और आ पूरा का वर्ग और हा, अकु विसर्ज्य नाम कंठ है, ये कहां से बोले जाएंगे? कंठ से। एक होता है इचुएसा नाम तालु। इचुएसा नाम तालु मतलब ई और ई पूरा चा वर्ग और या, और होता है एक सा, ये वाला सा, ये वाला सा, ये बोला जाता है कहां से? तालु से, यानी कि तालव्य से। एक होता है दोस्तों ऋटुर सा नाम मूर्धा। क्या होता है? ऋटुर सा नाम मूर्धा मतलब री पूरा टा वर्ग, रा और सा, इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। एक होता है लिरितुल सा नाम दंता। लिरितुल सा नाम दंता। अब लिरि का उपयोग हिंदी में मिलता नहीं है, तो क्या बचता है? ता वर्ग और ला और फिर बचता है एक सा। इनका जो उच्चारण स्थान है वो है दंत। अब आता है उपपद्य मान्य नाम ओष्ठव। उपपद्य मान्य नाम ओष्ठव मतलब जो ऊ और ऊ होता है और पूरा पावर्ग होता है वो बोला जाता है होठों से, ओष्ठों से। एक होता है एदतौ कंठ तालु। याद है, ए और आई इन्होंने कहा कि हमें तो किसी के साथ नहीं रहना, अपना तो पर्सनल चाहिए भाई, तो इन्होंने क्या कहा कि अपना हो जाएगा कंठ और तालु। एक होता है ओदतौ कंठोष्टम। ऐसे ही ओ राव ने कहा कि जब भाई तू ही नहीं मान रही है तो हम क्यों माने, क्योंकि ये भी संयुक्त स्वर वर्ण है और ये भी संयुक्त स्वर वर्ण है, तो इन्होंने कहा कि जब तू ही नहीं मान रही है तो हम क्यों माने। तो इन्होंने भी अपना अलग से मांग की, तो इनका बन गया कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ। और एक होता है वा वा, तो इसका होता है बकार से दंतोष्ठम। बकार से दंतोष्ठम। इसने कहा कि जब सभी डिमांड कर रहे हैं अपने अपने उच्चारण स्थान की, तो अपन अपना भी एक बनता है, तो उसने क्या किया? इसने अपना एक पर्सनल बना लिया, बकार से दंतोष्ठम। अब देखिए दोस्तों, इनको हम एक बार लिखाते हैं। तो पहले लिखेंगे हम सूत्र। क्या लिखेंगे? सूत्र। उसके बाद लिखेंगे वो वर्ण जो
आते हैं इसमें उस सूत्र में जो जिस स्थान से बोले जाते हैं। उसके बाद उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान तो जैसे कि एक सूत्र है अकुह विसर्ज्य नाम कंठ है। अकुह विसर्जी विसर्जी विसर्जिया नाम कंठ है। जो दोस्तों ये ऊ लगा हुआ है ना, किसी में भी लगा हो, ऊ में लगा हो, चू में, टू में, तू में या फिर पू में, इसका मतलब यह है कि इसके ऐसे आने पर यह अपने पूरे वर्ग का यहाँ पर वो अपना प्रस्तुतिकरण कर रहा है। जैसे कि मैं कहूँ कू, तो कू से मतलब यहाँ पर केवल का से नहीं है, इसमें उसके जो संपूर्ण 5 वर्ण है वो सभी आएंगे, का, खा, गा, घा और अड़ा। ऐसे ही चा की बात करें तो चा के चा, छा, जा, झा और अड़ा। ऐसे ही टा, ठा, डा, डा। तो आप समझ जाए कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अगर आपको ऐसे कूला आए, चू आए, टू आए, तू आए और बू आए, तो इसका मतलब यह है कि ये अपने पूरे पूरे वर्ग का यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको इंडिकेशन कर रहा है। तो देखिए अकु विसर्जिया नाम कंठ है, तो मतलब कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, वो हो गए ए, आ, का वर्ग, उसके बाद आपके आते हैं हा। क्या आता है, हा। और ये बोले जाते हैं किससे, कंठ से। विसर्ग भी है, हालांकि हिंदी में विसर्गों का उपयोग कम है, केवल विसर्ग संधि में ही देखने को मिलता है ज्यादातर। एक आता है इच्चुए सा नाम तालु। इच्चुए सा नाम तालु। अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें ई आएगा, बड़ी चा वर्ग और या और सा, ये हो गए तालु। इच्चुए सा नाम तालु। एक होता है दोस्तों रिटुर सा नाम मूर्धा। रिटुर सा नाम मूर्धा। इसमें आपके री आएगा, पूरा टा वर्ग आएगा, रा आएगा और सा आएगा। तो ये बोला जाता है मूर्धा से। किससे, मूर्धा से। एक होता है लिरी तुलसा नाम दंता। लिरी तुलसा नाम दंता। लिरी तुलसा नाम दंता, ये बोला जाए। अब लाख तो अपना हिंदी में है ही नहीं, ला का तो कोई यूज ही नहीं है। तो फिर आता है तावर्ग, ला और सा। ये कहां से बोले जाएंगे, दांतों से। किससे, दांतों से। उसके बाद आता है आपका उपपद्य मानिया नाम कोष्ठम। उपपद्य मानिया नाम कोष्ठम। इसका देखिए क्या क्या आएगा इसमें। इसमें ऊ और ऊ आएगा और क्या आएगा, पावर। क्या आएगा, पावर। तो ये हो गया, क्या हो गया, ओस्ट। क्या हो गया दोस्तों, ओस्ट। उसके बाद आता है आपके ये दायित्व। ये दायित्व कंठ तालु। ये दायित्व कंठ तालु मतलब इसमें क्या आएगा, ए और आई, ए और आई। और इसमें आए ये बोलता है कंठ और तालु। कंठ और तालु। एक होता है दोस्तों ओ दौतो कंठोष्ठ। क्या होता है, ओ दौतो कंठोष्ठ। वो कैसे होता है, उसमें आते हैं ओ और औ। और ये बोला जाता है कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ। ठीक है दोस्तों।
एक रह जाता है अपना बकार से बै। तो मतलब जो बै होता है वो बोला जाता है बकार से बै, वो ये बोला जाता है दंतोष्ठ। किससे दोस्तों? दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ से। अब दोस्तों है तो यही, पर आजकल एक प्रचलन में चल रहा है के लिए एक अलग से उच्चारण स्थान बना दिया है उन्होंने। है के लिए एक उच्चारण स्थान बना दिया है, इसको बोलते हैं अलिजिह्वा। क्या बोलते हैं? अलिजिह्वा। है के लिए क्या बना दिया है? अलिजिह्वा। और जो आपके 5वें वर्ड होते हैं उनके लिए भी मान लिया गया है यम गणना नाम नासिका। यम गणना नाम नासिका। यम गणना नाम क्या होता है दोस्तों? नासिका। मतलब जो 5वें जो वर्ड होते हैं उनको कहाँ से बोला जाता है? नासिका से। पर दोस्तों जो अपनी राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल है उसमें केवल इन 8 को ही वरीयता दी गई है। इनका केवल जिक्र किया गया, इनका केवल थोड़ा बहुत जिक्र किया गया। बाकी आप अगर देखोगे जैसे का वर्ग का पंचम वर्ण है वो आ जाएगा कंठ में। किसमें आ जाएगा? कंठ में। जैसे चा वर्ग का वो आ जाएगा तालु में। जैसे मैं कहूँ टा वर्ग का वो मूर्धा में, ता वर्ग का वो दंत में, और जो रह जाता है पा वर्ग उसका रहता है पा पा बा माँ का बोला जाता है किससे? होठों से। तो दोस्तों ये थी हमारी हिंदी वर्णमाला, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले वर्ण बताए कि हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं। उसके बाद मैंने आपको दोस्तों संयुक्त वर्ण बताए, और ऐसे मैंने 44 से 52 वर्ण तक की आपको यात्रा बताई। उसके बाद में मैंने आपको वर्गों का वर्गीकरण बताया। उसमें मैंने आपको पहले प्राण वायु के आधार पर बताया, अल्प प्राण और महाप्राण। उसके बाद मैंने आपको दोस्तों घोष अघोष बताए घोष के आधार पर, और फिर मैंने आपको उच्चारण स्थानों के आधार पर मैंने आपको वर्गों का वर्गीकरण बताया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपके लिए अगर ये हेल्पफुल लगती है आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट तैयार कर सकें। धन्यवाद दोस्तों।